तो ये है आपका सेकंड चैप्टर। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखिए, अगर हम डेली लाइफ में बोलें तो हमारे रिलेशंस किस तरीके से होते हैं। जैसे जो आपके चाचा जी हैं वो कौन है, आपके फादर के भाई। आपकी मासी कौन है, आपके मदर की बहन। लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स में हम इन वाले रिलेशंस की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि टू नंबर्स किस तरीके से कनेक्टेड हैं। कोई नंबर छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें जब कंसीडर की जाती हैं तो उसको हम बोलेंगे रिलेशंस। बाकी चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में अभी और समझेंगे, ठीक है। सो रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज आर गिवन बाय द सिंबल्स लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, बिलोंग्स टू, सबसेट, एक्सेट्रा, ठीक है। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत इजी सा है, ध्यान से समझना, ठीक है। मान लीजिए टू सेट्स गिवन है, लेट्स से 1, 2, ठीक है, और दूसरा एक सेट है लेट्स से A, B, ठीक है। सेट्स को कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, और जो भी नंबर्स हैं उनके बीच में कॉमास लगा देते हैं, वो होता है हमारा सेट। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एक कैपिटल लेटर से। ओके, आप थोड़ा इधर बीच में आ जाइए, थोड़ा सा और ठीक है। समझ आ रही बात या नहीं। अब इनका हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना होता है, समझ गए। अब हमें करना क्या है, पहले लिख देना है पहले वाला सेट। देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, तो पहले ए जो सेट है वो लिखा जाएगा, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, और फिर क्या आ जाएगा। अब इसको दो तरीके से बोलते हैं, एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, या फिर ए क्रॉस बी, दोनों का मतलब सेम ही रहेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है, आपको पहले 1 को इसके साथ लिख देना है, और लिखने का तरीका क्या होगा, पहले लगाओगे कर्ली ब्रैकेट, और इन दोनों को जैसे हम कोऑर्डिनेट लिखते थे ना वैसे लिखेंगे। मतलब 1, B को कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे x, y लिखते थे ना, ऐसे x, y बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, इस 1 को लिखना है b के साथ। अब जब 2 ब्रैकेट्स होते तो हम मल्टीप्लिकेशन करते थे ना, बिल्कुल वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह। तो अब आप क्या कर रहे हो, 1 को लिख रहे हो b के साथ। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको इसको लिखना है 2 को किसके साथ, a के साथ, और फिर क्या करना है, इस 2 को लिखना है b के साथ। क्या बात समझ आ रही है। ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर आप ध्यान दें तो यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं, यहां पर एलिमेंट्स हैं 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिखने का तरीका होता है n ब्रैकेट में जो सेट दिया हुआ है वो na विच इज इक्वल टू 2। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, अगेन 2। अब जरूरी नहीं 2 ही हो, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हैं वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी। और आप क्लियरली देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए इज 2, मतलब 2 है, और बी में कितने हैं 2, तो आंसर कितना आ रहा है 4। और आप काउंट भी कर सकते हो 1, 2, 3, 4। क्लियर हो गई बात है नहीं। तो यहां से हमें यह भी पता चल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आपको क्या देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ रही बात या नहीं, किस तरीके से आप निकालते हैं। अच्छा, यहां पर कोई भी एक एलिमेंट उठा लीजिए, लेट से मैंने ये ले लिया, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, क्योंकि यहां पर 2 एलिमेंट्स है। ऑर्डर्ड का क्या मतलब है, यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से, और जो सेकंड एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा
सेकेंड सेट से। बिलोंग का मतलब यह है कि जो 2 है वो सेट ए में प्रेजेंट है और जो बी है वो सेट बी में प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? तो इनको एक ऑर्डर में लिखा जाता है, पहले ए है तो जितने भी आप ऑर्डर्ड पेयर्स देखेंगे उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे सेट बी में। क्या इतनी बात समझ आ रही है? अब वो आपसे कहेंगे इक्वालिटी ऑफ 2। अब जरा देखिए, इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स की इक्वालिटी क्या होती है? लेट से ए कॉमा बी एक कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो किसके इक्वल है? एक्स कॉमा वाई के। ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब a इज इक्वल टू एक्स हो एंड b किसके इक्वल हो? y के। फॉर एग्जाम्पल अगर वो दे दें x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू 7 कॉमा 2 माइनस वाई, ऐसे दे दिया उन्होंने। अब वो आपसे कहेंगे फाइंड x एंड y। तो हमें पता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के इक्वल होगा, मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। जो सेकेंड एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा? इसके। y को इधर ले जाओ और 3 उधर, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। बताओ बात समझ आ रही है? तो कई बार वो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल दे देते हैं और आपसे वो बोलेंगे जो मिसिंग अल्फाबेट होगा या फिर वेरिएबल होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है? अच्छा, एम्प्टी सेट पता है आपको? एम्प्टी सेट क्या होता है? सेट्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है? ठीक है। एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। उसको लिखने का तरीका यह है कि या तो आप ऐसे करली ब्रैकेट्स लगा दें, क्योंकि सेट को हमेशा किस में लिखते हैं? करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अगर करली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो वो कैसा सेट हुआ? एम्प्टी सेट हुआ या नहीं हुआ? इसको एक और तरीके से भी लिखते हैं, इस सिंबल से। इस सिंबल को बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट। या फिर हम ये कहें ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो वो क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। बताओ बात समझ आ रही है? अगर मैं एक एम्प्टी सेट ले लूं और दूसरा कोई सेट ले लूं, लेट से a, b, c, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या आएगा? एम्प्टी सेट। अब आप मुझे बताओ इसको मैं किसके साथ लिखूं? यहां तो है ही नहीं कुछ, तो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ही नहीं। तो इफ व्हेन एनी वन ऑफ द टू सेट्स इज एम्प्टी देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी। ठीक है? एक होता है इनफाइनाइट सेट, ये है फाइनाइट सेट, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हम काउंट कर सकते हैं। अगर इनफाइनाइट सेट हुआ और यहां पर सपोज कोई एलिमेंट भी है, तो यहां पर जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो भी क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि आप लिख ही नहीं पाओगे। 2 को इसके साथ लिख दोगे, इसके साथ, फिर किसके साथ लिखते रहोगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर दोनों में से कोई एम्प्टी सेट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी होता है। ठीक है? और अगर दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट हो गया तो वो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है? इसी चीज को इन्होंने यहां पे बताया हुआ है कि भाई अगर अगर आप ध्यान दें तो बीच में और लिखा हुआ है, A या B दोनों में से कोई भी एक एम्प्टी सेट हो गया तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाता है? एम्प्टी हो जाता है। ठीक है? इफ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन वी डिफाइन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको डिफाइन करने का तरीका क्या है? ठीक है? आपने सेट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, बट सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है? तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है जब ऐसे लिखते हैं तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है? क्या तरीका है जरा ध्यान समझिएगा। यहां पर आप लिखेंगे A क्रॉस B, यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट लगाया, और जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स आते हैं वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, तो इसलिए ऐसे लिखा मैंने। सच दैट यहां पर A जो है वो किससे बिलोंग करेगा? पहले वाले सेट से, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट से बिलोंग करेगा। इतनी छोटी सी बात है, समझ आ रही बात है? अब
इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर में भी अगर मैं आपको बताऊं, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा गला सही लग रहा है। हाँ जी, यहां पर ये जो सेकंड एलिमेंट है इसको बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। और इससे पहले वाला जो होता है वो होती है प्री इमेज। क्या होती है? जैसे स्कूल से पहले प्री स्कूल होता है ना, नर्सरी से पहले प्री नर्सरी, वैसे ही इमेज से पहले प्री इमेज। ठीक है। अच्छा, ये चीज मैंने आपको यही पहले बता दी कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए इज पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी, तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, पी एंड क्यू। यहां पर मैंने एन ए और एन बी लिखा था, एक ही बात है। यहां पर एन ए की जगह पर पी आ गया और एन बी की जगह पर क्यू। बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया नहीं, इसलिए पी क्यू लिखा हुआ है। ठीक है। एक मिनट पानी। अब जरा देखो, बाद में नोट करते रहना, आराम से मुझे पढ़ा लेने दो भी। ठीक है। कुछ समझ ना आए साथ के साथ पूछते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, if A and B are non-empty sets such that either A or B is an infinite set, then Cartesian product of A and B is also infinite set. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। Two ordered pairs are equal if the corresponding first and second elements are equal. ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी। ये चीज़ भी मैंने आपको पहले बता दी है। कैसे? मैंने आपको बताया था A, B किस X और Y के कब इक्वल होंगे? जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इसका पहला और इसका पहला इक्वल हो, एंड सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो। बताइए, इतनी बात समझ आ रही है? एनी प्रॉब्लम? अब वो कह रहे हैं जी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। ठीक है। जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं वो सारी प्रॉपर्टीज यहां पर भी अप्लाई होंगी। अच्छा, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं 2 सेट्स का, तो वो हमें बताता है 2 डायमेंशनल स्पेस या कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 डायमेंशनल स्पेस। जैसे एक्स और वाई, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते थे ना, वहां पे हम क्या लिखते थे? कोऑर्डिनेट्स लिखते थे। तो वो 2D स्पेस की बात होती है। जब हम 3 सेट्स लिखते हैं तो कैसे होगा? वहां पर 3 डायमेंशनल स्पेस की बात होगी। जरा समझिए कैसे। मान लीजिए मैंने एक सेट लिया, लेट से A, B, फिर मैंने दूसरा सेट लिया, लेट से 1, फिर मैंने थर्ड सेट लिया, लेट 2, 3। ठीक है। अगर आप ध्यान दें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए जो है उसको हम P से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी जो है उसको हम Q से डिनोट करते हैं, और यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं? 1। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट C को हम R से डिनोट करेंगे, और इसमें भी कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? 2। अब इसका निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे? ध्यान समझना। पहले हम इन 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, A एंड B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्योंकि अब आपके समझ में आ चुका है कैसे लिखना है, तो अब आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। A को आप लिखेंगे 1 के साथ, फिर आप B को लिखेंगे 1 के साथ। क्या इतनी बात समझ आ रही है? फिर आपको क्या करना है? इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है उसको C के साथ निकालना है। तो भाई इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? A, 1, B, 1। ठीक है। और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है हमें किसके साथ? C के साथ। और C के एलिमेंट्स क्या हैं? 2, 3। बताओ, यहां तक सब कुछ क्लियर है? अब आपको करना क्या है? क्योंकि अब ये एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को आप किसके साथ लिखेंगे? 2 के साथ लिखेंगे। ठीक है। कैसे लिखोगे? कर्ली ब्रैकेट आप लिखेंगे A, 1 और साथ में क्या लिखेंगे? 2। फिर क्या लिखेंगे? A, 1 और साथ में क्या लिखेंगे? 3। मतलब इसको इसके साथ भी लिखना है और इसके साथ भी लिखना है। फिर आ जाइए, इसका नंबर आ जाएगा B, 1 और साथ में क्या आएगा? 2। फिर क्या आएगा? B, 1 साथ में क्या आएगा?
बताइए बात समझ आ रही है? अब यहां पर जो भी एलिमेंट्स हैं इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? लेट से मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने ये ले लिया A,1,3, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। पेयर का मतलब होता है 2 और ट्रिपलेट का मतलब होता है 3। यहां पर एक खास बात है, ऑर्डर्ड इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करेगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करेगा, और जो तीसरा एलिमेंट है वो सेट सी से। ऑर्डर्ड वेयर में ऐसे नहीं कि इसको आगे पीछे लिख दो, आगे पीछे आप नहीं लिख सकते, ठीक है? अच्छा, यहां पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, वो कौन कैसे पता चलेगा भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट डी। और अगर इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिख दूं तो पी क्यू आर, ये क्या है? ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट in the Cartesian product of A, B and C। अब जरा देखिए, अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दें और वो आपसे कहें कि सेट बताइए, मतलब ये नहीं गिवन है, अब आपको ये गिवन है, ठीक है? तो इस केस में आप क्या करेंगे? मुझे पता है पहले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो होगा सेट ए। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए? A, B। समझ आ रही बात है नहीं? यहां पर ए और ए रिपीट हो रहा है, सेट में कभी भी किसी भी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखा जाता है, ठीक है? जो सेकंड एलिमेंट है वो होगा सेट बी के एलिमेंट्स, और सेट बी में कौन सा है? 1। और सी में कौन से आ जाएंगे? जो थर्ड एलिमेंट है वो सारे का सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे सेट सी में। इसका मतलब यहां से आ जाएगा आपका 2, इज देयर एनी डाउट? नेक्स्ट, अब अगेन जैसे मैंने आपको बताया था 3 में से कोई भी एक सेट जो है वो एम्प्टी हो गया तो फिर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या हो जाता है? एम्प्टी हो जाता है। चाहे 2 सेट्स हो या 3 सेट्स हो, कंडीशन विल बी सेम, condition will be same. So if A or B or C, दो बार लिख गया by mistake, C, then we define Cartesian product A, B and C of sets A, B, C। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाता है? एम्प्टी हो जाता है, ठीक है? अच्छा, इनकी ऑर्डर्ड पेयर का तरीका क्या है लिखने का भाई? ए बी सी का ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखा जाएगा? जैसे अभी मैंने पीछे बताया था A, B, यहाँ पे A, B, C, सच दैट A जो है वो सेट A से बिलोंग करेगा और C से, ठीक है? यहां पर जो A, B, C बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है? यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A, B एंड C क्या होगा? P, Q, R, ठीक है? अब जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पीछे वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उन्होंने हमें A में थे 2 एलिमेंट्स, B में था 1 एलिमेंट और C में था 2 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A, B एंड C विल बी 4। और आप काउंट भी कर सकते हो, वहां पर 4 ही एलिमेंट्स थे, ठीक है? और अगर इन 3 सेट्स में से कोई एक भी सेट इनफाइनाइट हो गया तो फिर ये क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आ जाएंगे? इनफाइनाइट। जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर की मैंने बात की थी, ऑर्डर्ड पेयर में मैंने आपको बताया था A, B X, Y के कब इक्वल होंगे? जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो।
तो ऑर्डर ट्रिपलेट कब इक्वल होंगे? ए कॉमा बी कॉमा सी किसके इक्वल होंगे? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के। और कब होंगे? जब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो, दूसरा एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो एंड थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल हो। गॉट इट? ऐसा। एक एग्जांपल दे दूं इसका, या समझ गए? ये देखिए जरा, एक क्वेश्चन आ गया आपके लिए और ये हमारा एग्जाम्पल 1 भी है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 की अगर हम बात करें तो x + 1 किसके इक्वल होगा? 3 के। यहां से ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 2। समझ आया? यहां पर जरा देखिए, y - 2 किसके इक्वल होगा? 1 के। कब होगा? ये माइनस में है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। और यहां से आंसर कितना आ गया? इस तरीके से हम x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जरा देखिए, वो आपसे कह रहे हैं भाई p एंड q, 2 आपको सेट्स दिए हुए हैं। वो आपसे कह रहे हैं पहले PQ निकालिए फिर QR निकालिए और बताइए क्या ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होंगे? क्या ये दोनों सेम हैं? जरा ध्यान से देखिएगा। देखो क्वेश्चन जब आएगा तो आप पहले एक बार तो सेट को लिखोगे एज इट इज, ठीक है। पहले सेट को लिखते हैं, फिर हम निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q। क्या होगा? A को R के साथ लिख दिया जाए, फिर B को R के साथ लिख दिया जाए और फिर C को भी R के साथ लिख दिया जाए, ठीक है। फिर आपको निकालना है P एंड Q का, ठीक है। यहां पर क्या होगा जरा देखिए, R को लिखा जाएगा A के साथ, फिर R को लिखा जाएगा, क्योंकि देखो Q पहले है ना, ठीक है, इसलिए Q के एलिमेंट्स को पहले लिखा जाएगा और P के एलिमेंट्स को बाद में लिखा जाएगा। यहां पर आ जाएगा R, B, फिर आ जाएगा R, C। अब आप बोलोगे भाई क्लियरली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q एंड, ठीक है, क्योंकि यहां पर एलिमेंट्स ही डिफरेंट है। अब ये देखिए जरा, ये जरा देखिए, यहां पर सेट A दिया हुआ है 1, 2, 3, B दिया हुआ है 3, 4 एंड C दिया हुआ है। अब वो आपसे कह रहे हैं ये सारा फाइंड आउट करना है, ठीक है। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये बता देता हूं, इन दोनों में से एक बता दूंगा और इन दोनों में से एक बता दूंगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड अब आप अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। जरा देखिए, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आप उसको ब्रेक कीजिए। ये तो सिंगल है, हमें A और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो भाई ये तो सिंगल है, इसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। B इंटरसेक्शन C, ये क्या है आपका? B इंटरसेक्शन C। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अब आपको ये देखना है कि B और C में कॉमन क्या है। कॉमन क्लियरली आप देखिए 4 है। क्या कॉमन है? 4 है। अब आपको क्या करना है, अब A और ये जो कॉमन आया है, पहले लिख देता हूं मैं, चलो। A क्या है हमारे पास? 1, 2, 3। अब A और ये जो लिख रहा हुआ है B इंटरसेक्शन C, इनका निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा भाई? पहले 1 को 4 के साथ लिखा जाएगा, फिर 2 को 4 के साथ लिखा जाएगा, फिर 3 को 4 के साथ लिखा जाएगा। समझ आया? ये हो गया। अब आ जाइए लास्ट पार्ट पे। अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूं, पहले मुझे निकालना पड़ेगा A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। भाई A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे मिलेगा मुझे? पहले 1 को लिखा जाएगा 3 के साथ, फिर 1 को लिखा जाएगा 4 के साथ, फिर 2 को लिखा जाएगा 3 के साथ, फिर 2 को लिखा जाएगा 4 के साथ, देन 3, 3 एंड 3, 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ ये निकाल लिया, अब ये निकाल लेते हैं पहले, फिर दोनों का निकालेंगे यूनियन।
ए एंड सी। भाई अगर आप देखें ए ये रहा 1 कॉमा, सी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 4, 1 कॉमा 5, 1 कॉमा 6, 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 5, 2 कॉमा 6, फिर क्या है 3 कॉमा 4, 3 कॉमा 5, 3 कॉमा 6। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे निकालना है इन दोनों का यूनियन। क्या निकालना है? इन दोनों का यूनियन। यूनियन में क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे लिखे जाते हैं, और जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर सिर्फ कॉमन लिखे थे ना हमने इंटरसेक्शन में, यहां पर सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, बट जो कॉमन है उसको एक बार लिखा जाएगा। तो सिंपली पहले मैं ये सारे एलिमेंट्स लिख दूं, पहले मैं ये सारे एलिमेंट्स लिख देता हूं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4, 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 4, 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 4। अब आ जाइए इस पर, 1 कॉमा 4 देखो ऑलरेडी आ चुका है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1 कॉमा 5 नहीं आया तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 1 कॉमा 6 नहीं आया है तो लिखना होगा, 2 कॉमा 4 ऑलरेडी आ चुका है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2 कॉमा 5 नहीं आया है तो 2 कॉमा 5 आपको लिखना होगा, फिर 2 कॉमा 6 नहीं आया है तो लिखना होगा, 3 कॉमा 4 देखो ऑलरेडी आ चुका है तो अब आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, 3 कॉमा 5 नहीं आया है तो लिख दीजिए, फिर 3 कॉमा 6 नहीं आया तो 3 कॉमा 6 भी। इस तरीके से लिखा जाता है। समझ आ रही बात या नहीं? अब आप बाकी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जरा देखिए, सेट P दिया हुआ है आपको, वो आपसे कह रहे हैं 1 कॉमा 2 फॉर्म दी सेट P, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड P। ठीक है, P क्रॉस P क्रॉस P। बहुत सिंपल है, पहले आपको क्या करना होगा, P क्रॉस P लिखना होगा। अगर आपने तीनों को एक साथ लिखने की कोशिश की तो 99% आप गलत करोगे। ठीक है, तो आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। अब इस चीज को करने के लिए आप क्या कीजिए, इसको एक बार और लिख दो, 1 को 1 के साथ पहले लिखिए, फिर क्या होगा 1 को 2 के साथ लिखा जाएगा, फिर 2 को 1 के साथ लिखिए और फिर 2 को 2 के साथ। अब ये एक आ गया है, इसको अब आप मिटा सकते हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके साथ लिखना है। ठीक है, अब दिक्कत ये आती है कि इसको पीछे लिखें या फिर इसको आगे लिखें, कैसे लिखें? ठीक है ना, तो देखो ऑब्वियसली P और P का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो पहले निकाला गया होगा, बाद में थर्ड निकाला गया होगा। समझ आ रही बात यानी? तो पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा, तो इसका मतलब ये है 1 कॉमा 1 कॉमा 1, फिर 1 कॉमा 1 कॉमा 2, फिर 1 कॉमा 2 कॉमा 1, फिर 1 कॉमा 2 कॉमा 2, फिर 2 कॉमा 1 कॉमा 1, फिर 2 कॉमा 1 कॉमा 2, फिर 2 कॉमा 2 कॉमा 1 एंड 2 कॉमा 2 कॉमा 2। समझ आया? इस तरीके से आपको इसको करना है। नेक्स्ट, ये जरा देखिए क्वेश्चन, वो आपसे कह रहे हैं इफ आर का मतलब होता है रियल नंबर। ठीक है, आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर क्रॉस आर एंड आर क्रॉस आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट? तो आप सिंपली लिखोगे द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ represents
ऐसा लिख दो, स्पेस का मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है वो ए कॉमा बी की फॉर्म में होता है, ठीक है, सच दैट यहां पर ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से एंड बी भी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। रिप्रेजेंट्स all the points in two-dimensional space, two-dimensional space. Any problem? और similarly यहां पर the Cartesian product of R क्रॉस R, इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो कैसे आएगा, A कॉमा बी कॉमा सी। आप चाहें तो X कॉमा वाई कॉमा जेड भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहां पर A कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, B कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, एंड C भी कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, A कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू, जैसा आपको ठीक लगे। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे आप लिखोगे represents all the points in थ्री डायमेंशनल स्पेस, क्योंकि यहां पर x, y, z आ गया, ठीक है, और जब z एक्सिस भी आ जाती है तो वो 3D स्पेस बन जाता है, ठीक है। तो यहां पे लिख लोगे आप या मैं लिख दूं, लिख लोगे ना, हाँ। तो यहां पर ये आ जाएगा, बस 2 की जगह पे क्या लिखना है आपको, 3 लिखना है। आगे बढ़े, ये देखिए जरा, ए और बी का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, वो आपसे बोल रहे हैं फाइंड कीजिए ए एंड बी, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था सिंस इन एन ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड B belongs to set B, then all the elements belongs to set AR। सेट A में कौन से एलिमेंट्स होंगे भाई, P P M M। मैंने आपको बताया था कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता है, तो यहां पर P कॉमा M आ जाएगा, और फिर आप लिखोगे सिमिलरली B में कौन से होंगे, जो सेकंड एलिमेंट है वो होंगे सेट B के एलिमेंट्स। इसका मतलब इसमें आ जाएगा Q एंड R। बताओ बात समझ आ रही है, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट ये जरा देखिए, अब एक्सरसाइज पर आ गए हम। एक बार बुक में देखना, माइनस लिखा हुआ है क्या, ये माइनस है, ठीक है। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, मतलब x/3 + 1 मस्ट बी इक्वल टू 5/3। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। x/3 किसके इक्वल आ गया, 5 - 3 / 3, तो x/3 इज इक्वल टू 2/3। 3 से 3 देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर आप समझिए इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 2। यहां पर जरा देखिए सेकेंड एलिमेंट, y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। ये माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पर y की वैल्यू क्या आ गई, 3/3 विच इज कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ आया। अब जरा देखिए, दिस सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, एंड सेट बी में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो आप लिखोगे लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए इज इक्वल टू पी विच इज 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी मान लीजिए q विच इज इक्वल टू 3 अगेन।
अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी किसके इक्वल होते हैं? P इंटू क्यू के इक्वल होते हैं नहीं होते? हमने फॉर्मूला देखा है। P में कितने एलिमेंट्स? 3, Q में कितने एलिमेंट्स? 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज, समझ आया? नेक्स्ट अब जरा देखो, ऐसा एक हमने और भी क्वेश्चन किया है, P एंड Q और Q एंड G, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन कर सकते हो नहीं कर सकते? ये वाला बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ये वाला जरा देखिए, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये बताना है हमें, ठीक है? देखते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, ठीक है? अब यहां पर जरा देखिए, P एंड Q दिए हुए हैं आपको, इनके ऑर्डर्ड पेयर जो है Pn मतलब Mn एंड M, M होने चाहिए। फिर बाद में क्या आएगा? N, N, जो कि यहां पर लिखा ही हुआ नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? करेक्ट स्टेटमेंट होगी M, N, फिर N, N एंड N, U। समझ आ रही बात यानी? इस तरीके से। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज नॉन एम्प्टी, बिल्कुल सही है। सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स X, Y सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये ट्रू है, इसमें आपको कुछ भी करेक्शन नहीं करनी है। अब आ जाइए लास्ट वाली पर। 1, 2 है एंड 3, 4 है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि ये बताइए B और एम्प्टी सेट में कॉमन क्या होगा। एक कोई सेट है B और एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट लेट से C है जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताइए B और C में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहां पर अल्टीमेटली क्या आ गया? एम्प्टी सेट आ गया, नहीं आ गया? एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो एम्प्टी सेट ही आएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, समझ आया? लास्ट क्वेश्चन था और भी है? अच्छा, इसमें 10 क्वेश्चन हैं टोटल, ठीक है। ये जरा देखिए 5, ये बिल्कुल P और P का जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था उसी की तरह है। पहले आपको क्या करना है? A क्रॉस A निकालना है। कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया था। पहले इस सेट को एक बार और लिख लो, ठीक है? तो इसका इसके साथ मतलब -1, -1, फिर -1, -1, फिर 1, -1, फिर 1, 1। फिर क्या करना है? अब आपको निकालना है इसका एक बार और कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको इसके साथ लिखोगे क्या आ जाएगा? -1, -1, -1, फिर -1, अब इसका नंबर आ गया है, इसको इसके साथ लिखोगे, फिर क्या होगा? -1, -1, फिर इसका नंबर आ गया है 1, -1, फिर क्या आएगा? 1, -1, इसके कर रहे हैं ना, फिर 1 आ जाएगा, फिर लास्ट वाला 1, 1, सॉरी -1, और फिर क्या आएगा? 1, 1, 1। क्योंकि ये बहुत सिमिलर हैं तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है आप कुछ ना कुछ मिस कर दोगे या फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत केयरफुली फोकस्ड होकर एकदम आपको करना होगा, और थोड़ा बहुत भी एरर लगे तो काउंट कर लिया करो। देखो यहां पर एलिमेंट्स कितने होंगे? 2 × 2 × 2 मतलब 8 होने चाहिए। तो 1,
2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब सही लिखा है। ठीक है, इस तरीके से आप रीचेक भी कर सकते हैं। अब जरा देखिए, अब आप लिखोगे इन दी कार्टीशियन प्रोडक्ट सच दैट, मतलब ए कॉमा बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू, यही तो होता है, कोई भी अगर कार्टीशियन प्रोडक्ट है तो इसी फॉर्म में होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है सेट ए क्या बन गया आपका, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो है सेट ए, मतलब कि ए कॉमा बी, और सेट बी क्या होगा, एक्स एंड वाई। जो सेकेंड एलिमेंट्स का सेट है वो सेट बी होगा। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखिए, सेट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, वेरीफाई, ये आपको 2 स्टेटमेंट्स जो हैं स्टेटमेंट्स वो वेरीफाई करनी। पहला देखते हैं जरा, देखो इसकी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सेट ए है, हमें बी और सी का हमें क्या निकालना होगा, कार्टीशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। ठीक है, पहले सेट ए लिखते हैं, सेट ए क्या है 1, 2, बी और सी का कार्टीशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए। बी और सी का कार्टीशियन प्रोडक्ट है जी 5, कुछ भी कॉमन, कार्टीशियन प्रोडक्ट कह रहा हूँ सॉरी, इंटरसेक्शन, कार्टीशियन प्रोडक्ट नहीं, ये क्या है इंटरसेक्शन। तो बी और सी में इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो 5 आ गया। इसका मतलब ये है कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी इज ऑल्सो 5। ठीक है, अब आ जाइए सेकेंड पार्ट, इसका इधर वाला पार्ट। अब ए और बी का पहले कार्टीशियन प्रोडक्ट निकालिए, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये क्या हो गई आपकी लेफ्ट। अब राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, ए और बी का कार्टीशियन प्रोडक्ट देखो जरा क्या है, 1, 1, फिर 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड 2, ठीक है। इसके बाद मुझे जरूरत पड़ेगी ए और सी के कार्टीशियन प्रोडक्ट की। ए एंड सी क्या है भाई, 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6, ठीक है। इसके बाद इन दोनों में कॉमन देखना है, क्या देखना है, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। क्या आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, बताओ जरा। कुछ भी कॉमन है नहीं है, इसीलिए क्या है 5। तो आप लिखोगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ठीक है। अब ए और सी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखो ये रहा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी एंड डी का कार्टीशियन प्रोडक्ट, बी एंड डी का कार्टीशियन। बी ये रहा और डी ये रहा, बहुत लंबा चौड़ा है, जरा समझते हैं भाई। पहले लिखो 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, 1 को 7 के साथ, 1 को 8 के साथ, फिर 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ, 2 को 7 के साथ, 2 को 8 के साथ, फिर 3 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ, 3 को 7 के साथ, 3 को 8 के साथ, फिर 4 को 5 के साथ, 6, 4, 7 एंड 4, 8। समझ आ रही बात है? अब जरा ध्यान दीजिए, सबसेट का क्या मतलब होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने किया हुआ नहीं है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है आपको। मान लीजिए यहां पे लिखा हो 1, 2, 3, 4,
और यहां पर लिखा हुआ है 1,3। अभी देखो दोनों ही एलिमेंट्स किससे लिए गए हैं, सेट बी से। ये वाला छोटा है और ये बड़ा है, और इसके सारे के सारे एलिमेंट सेट बी से लिए गए। इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये होता है सबसेट, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, बाकी आप जब फर्स्ट चैप्टर करोगे तो ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा, ठीक है। तो ये होता है सबसेट। अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 और होता तो फिर ये इसका सबसेट नहीं होता, क्योंकि 5 तो है ही नहीं इसमें प्रेजेंट। अब यही कंडीशन हमें देखनी है यहाँ पर, यही कंडीशन हमें यहाँ पर चेक करनी है। ज़रा देखिए कैसे भाई, a, c में देखो 1,5 यहाँ पर है, हाँ जी है, 1,6 है, 2,5 है, 2,6 है, बाकी इसमें और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है। इसका मतलब आप लिखोगे यस, a एंड c का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है दैट इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b एंड। समझ आ रही बात? यानी इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट, ये देखिए 8, ए एंड बी, 2 सेट्स दिए हुए हैं। पहले वो कह रहे हैं राइट ए और बी का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है। कैसे बताओगे भाई? 1,3, 1,4, 2,3, 2, अब वो कह रहे हैं हाउ मेनी सबसेट्स विल बी विल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हैव। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n, ठीक है। यहां पर n क्या है? a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आएगा भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट a एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट b which is 2, which is 4। या तो ऐसे लिख दो, या आपके पास एक और तरीका है, ऐसे निकाल लो, या आपके पास एक और तरीका है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, इसके सबसेट्स कितने होंगे? 2 raised to the power n। ये जो n आया है वो कैसे आया? p इंटू क्यू करके आया है, नहीं आया? p क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट a एंड q क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? दोनों तरीके समझा रहा हूं। यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट a में क्या होगा? p विच इज 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट b क्या होगा? q विच इज अगेन 2। तो जरा देखो 2 raised to the power p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू भी 2, 2 2 जा 4, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16। समझ आ रही बात या नहीं? तो ये है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट a एंड b। लिस्ट देम, अब वो कह रहे लिस्ट देम, ठीक है, लिस्ट देम। लिस्ट तो भाई बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, जरा देखो कैसे, कौन कौन से होंगे सबसेट्स। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है। पहले क्या कीजिए, सबसे पहले लिखिए 5, बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर आप क्या कीजिए, पहला सेट लिख दीजिए और उसके ऊपर लगा दीजिए करली ब्रैकेट। एक ये सेट बन गया, और ये इसका सबसेट है या नहीं है? अगेन फिर क्या कर लीजिए, करली ब्रैकेट लगाइए और ये लिख दीजिए 1,4, ठीक है। ऐसे ही करोगे, ये भी लिख दोगे, ये भी लिख दोगे, ये भी लिख दोगे, और फिर आगे क्या आएगा? फिर आप क्या कर सकते हो, इन दो को लिख सकते हो। कैसे? 1,3, 1,4 और करली ब्रैकेट लगा दो। इन दो को लिख लिया, अब इन दो को लिख लो, फिर इन दोनों को लिख लो, फिर इसको हटा देना, इन दोनों को लिख देना, इन दोनों को लिख देना, फिर इन दोनों को लिख देना। समझ आ रही बात है नहीं? इस तरीके, फिर 3 को लिख देना, फिर इन 3 को लिख देना, फिर इन 3 को लिख देना, फिर इन 3 को। इस तरीके से टोटल 16 सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप ये खुद से करोगे, ना समझ में आया तो मुझसे पूछना। सबसेट्स बताए हुए हैं। अब जरा देखो इधर, यहां पर आ जाइए। लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट
नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट कितने हैं 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी कितने हैं 2। क्या हो रहा है जरा देखो, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं 3, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं 2, और ये कुछ आपको ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हो, कुछ सारे नहीं, आर इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। मुझे ये पता है ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ordered pair belongs to set A and second elements belongs to set, और अगर ऐसा है तो सेट ए क्या हुआ x, y, z, और आप खुद भी देख सकते हो सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे 3 आ गए, सेट बी में 1, 2। ठीक है, हो गया, बस इतना ही बताना था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन of this exercise क्या होगा जरा देखिए, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and remaining elements of A क्रॉस A। तो आप लिखोगे सिंस all the elements of A cross A must belongs to set A। भाई दोनों सेट सेम है, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका चाहे फर्स्ट एलिमेंट हो या सेकंड एलिमेंट हो, वो सारे के सारे कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेट ए से ही बिलोंग करेंगे। इसका मतलब ये है सेट ए हमारा क्या आ गया, हैंस सेट ए हमारा क्या आ गया है, सेट ए हमारा आ गया है -1, 0, 1, क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट्स है और दूसरे वाले में भी 3 एलिमेंट्स है, इसीलिए 3 × 3 क्या आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं A क्रॉस A बताइए भाई, तो इसी चीज़ को एक बार और लिख लिया करो जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ज़रा देखिए -1, -1, फिर क्या आएगा -1, 0, फिर क्या आएगा -1, 1, फिर क्या आएगा 0, -1, फिर क्या आएगा 0, 0, फिर क्या आएगा 0, 1, फिर क्या आएगा 1, -1, 1, 0, और फिर क्या आएगा 1, समझ आ रही बात है नहीं? इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप के समझ में आ गया हो, नोट कीजिए।